वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस बुलेटिन में अगले 1 घंटे तक वो तमाम खबरें होंगी जो आपको देश और दुनिया की हर उस खबर से रूबरू कराएंगे जिससे आपका वास्ता है या जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज पीएम तूफान से हुई बर्बादी का जायजा लेने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जा रहे हैं। इससे जुड़ा पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें होंगी, अन्य खबरें भी होंगी, लेकिन सबसे पहले चंद झलकियां आपको इस बुलेटिन की दिखा देते हैं जो खबरें इस बुलेटिन का हिस्सा होंगी। अम्फान तूफान की बात करेंगे जिसकी विनाश लीला के बाद अब पश्चिम बंगाल कराह रहा है। कोरोना से लड़ने का आदित्य ठाकरे का क्या है प्लान, ये आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। साथ ही बुलेटिन में हम चीन की उल्लू को डांटे वाले हथकंडे का खुलासा भी करेंगे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ तस्वीरों के साथ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के लिए उड़ान भरने वाले हैं। पश्चिम बंगाल दरअसल वो जाएंगे आज, अब से कुछ ही देर बाद, और वहां पर जायजा लेंगे कि किस तरह से तूफान अम्फान ने वहां तबाही मचाई है। ये तस्वीरें आप तक इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला यहां पहुंच चुका है। यहीं से अब से कुछ ही देर बाद निजी विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के रवाना होंगे, उड़ीसा भी जाएंगे। लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री का किसी राज्य में ये पहला दौरा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की थी कि वो पश्चिम बंगाल आएं और देखें कि यहां पर अम्फान से कितनी तबाही मची है। एयर इंडिया का ये विमान जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद उड़ान भरेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट की ये सीधी तस्वीरें आप तक। साथ ही ममता बनर्जी के साथ कई ऐसी जगहों का भी हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री करेंगे जहां पर अम्फन ने तबाही मचाई है। विनाश लीला काफी ज्यादा है और ऐसे में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल का दौरा करें और साथ ही उड़ीसा भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होने वाला है। से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री का विमान पश्चिम बंगाल के लिए अम्फान तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा प्रधानमंत्री करेंगे। और 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर में आप प्रधानमंत्री का अब से कुछ ही देर पहले का उनका काफिला जब यहां दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा वो तस्वीर देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई है अम्फन ने। और उड़ीसा पर टूटे तूफान का कहर कुछ ऐसा है कि पीएम मोदी को लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच आज उड़ान भरनी होगी। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्फान तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जाएंगे। पीएम हवाई सर्वे करेंगे और समीक्षा बैठक में शामिल होंगे जिसमें राहत और पुनर्वास के कार्यों पर चर्चा की जाएगी। अम्फान के आगे बंगाल और दिल्ली की सियासत बेमानी पड़ गई। तूफान गुजरने के बाद तबाही का मंजर देखकर सख्त तेवर वाली ममता बनर्जी ने भी जार जार होकर पीएम मोदी से बंगाल का हाल अपनी आंखों से देखने की अपील की थी। He already assured me that they will extend their full help, and I will request the Prime Minister also to visit, have a look how Sundarban, the Bay of Bengal, to the border of Bangladesh, and surrounding areas also, how it has been affected. The disaster is disaster. Now the restoration work started. पीएम का कार्यक्रम तय हो चुका है। उसका पूरा ब्यौरा इस तरह है। पीएम का विमान आज सुबह 10:45 पर दमदम एयरपोर्ट पर उतरेगा। सुबह 10:50 पर सीएम ममता बनर्जी के साथ पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से बशीरहाट जाएंगे। सुबह 11:20 पर पीएम मोदी हवाई सर्वे के लिए निकलेंगे। उसके बाद समीक्षा बैठक में शामिल होंगे और दोपहर 1:30 बजे भुवनेश्वर के लिए रवाना हो जाएंगे। अम्फान ने बंगाल में भीषण तबाही मचाई है। अभी तक 70 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मृतकों के परिवार को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन इस तबाही से बंगाल को उबारने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की भी मदद चाहिए। मदद का यही हाथ बढ़ाने पीएम आज बंगाल पहुंच रहे हैं। दिल्ली से पौलमी और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त कोलकाता एयरपोर्ट पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री का विमान वहां पर पहुंचेगा, आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है उनका? बिल्कुल 10:50 पर प्रधानमंत्री का विमान पहले तो कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेगा और उसके बाद 11 से 1 बजे तक मीटिंग्स होंगी। जो पहले कार्यक्रम था कि पहले बशीरहाट जाएंगे, लेकिन अब पहले सारी मीटिंग्स की जाएंगी। सारे अधिकारियों के साथ, सारे उन स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात की जाएगी, बैठक की जाएगी, आने वाले दिनों की रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि इस समय बंगाल में जहाँ एक और कोविड-19 का कहर है, तो वहीं दूसरी ओर साइक्लोन अम्फान ने पूरी तरह से, तूफान ने तबाही मचा दी है। बंगाल में ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 3 दशकों में इस तरह की तबाही कभी नहीं हुई है। 280 वर्षों में जितने भी साइक्लोन आए हैं, उनमें से ये सबसे खराब माना जा रहा है। 72 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि प्रधानमंत्री बंगाल आए और बंगाल का हाल देखें और बताएं कि किस तरह से यहाँ पर आगे की स्थिति पर भी काम किया जा सके। दोनों पक्ष, एक और जहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार में हमेशा ठनी रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब दोनों पक्ष एक साथ एक समतल पर दिखाई देंगे। आज एक जगह खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरह की तबाही प्रकृति ने मचाई है बंगाल में, उसके लिए अब सारी जो नेता हैं, सारे जो अब टॉप लेवल के लोग हैं, अब एक साथ एक मंच पर होंगे। ये जो कार्यक्रम में तब्दीली की गई है मनोज्ञा, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, दरअसल वो किस वजह से की गई है? और जो तमाम मीटिंग्स हैं, इसमें राहत पैकेज पर भी जाहिर तौर पर डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो ये सर्वेक्षण रहेगा, क्योंकि हमेशा से ही तनाव रहा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच, ऐसे में अब एकजुट होकर काम करने का वक्त आ गया है। तनाव रहा है, तनाव रहेगा, वो राजनीतिक लड़ाई है। लेकिन आज जिस तरह से प्रकृति ने कहर ढाया है बंगाल पर, उसमें सब एक साथ एक तल पर नजर आ रहे हैं। आज की लड़ाई भले ही खत्म ना हुई हो, लेकिन आज लड़ाई जनता के लिए है और जनता के लिए ये दोनों नेता एक साथ एक जगह नजर आएंगे। चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि कैसे बंगाल में इस समय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर तो पहुंचाया गया था, लेकिन अब कैसे पूरी राहत कार्य को आगे अंजाम दिया जाए। लेकिन चुनौती ये भी है कि आने वाले कई दिनों में लोगों के लिए एक और जहां कोविड-19 है, तो वहीं दूसरी ओर तूफान का कहर रहा है। ऐसे में बंगाल सरकार ने बार बार केंद्र सरकार से फंड्स की मांग की है, बार बार कहा है कि हमें पैसे भेजिए, हमारे पैसे रोक के रखे हुए हैं। लेकिन अब जैसे ही ये मदद मिलेगी, आर्थिक मदद की बार बार जो बात कही गई है, अब उसके मिलने के बाद आगे का जो कार्यक्रम रहेगा वो बहुत जरूरी रहेगा, खास तौर से लोगों के लिए जो बंगाल में रहते हैं और जो इस तबाही को देखे हैं और इस समय जी रहे हैं। ठीक है मनोज्ञा, आप नजर बनाए रखिए। आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के इर्द गिर्द है, लेकिन डबल चुनौती है, यहाँ पर दोहरी चुनौती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर कोविड की भी मार है, साथ ही अब ये तूफान का कहर है, इससे भी निपटना है। ऐसे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि कहां कहां आज प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। दरअसल पहले बशीरहाट का दौरा किया जाना था, लेकिन अब हमारी संवाददाता जानकारी दे रही है कि उस कार्यक्रम में तब्दीली कर दी गई है। अब तमाम मीटिंग्स पहले की जाएंगी 11 बजे से 1 बजे तक, यानी कि 2 घंटे मीटिंग्स का दौर चलेगा, जिसमें यह डिस्कशन होगा पश्चिम बंगाल सरकार में, और साथ ही जो तमाम आला मंत्री और सीएम है उनके साथ प्रधानमंत्री बैठेंगे इस मीटिंग में, और इस बात पर चर्चा की जाएगी किस तरीके से राहत पश्चिम बंगाल तक पहुंचनी है, क्योंकि 72 लोग इस महातूफान में मारे गए। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में महातूफान अम्फन ने दोनों राज्यों के कई शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। तूफान आकर गुजर गया, मगर अपने पीछे छोड़ गया है बर्बादी का मंजर। अकेले बंगाल में ही 72 लोगों की जान चली गई है। अम्फन तूफान आकर गुजर गया, मगर छोड़ गया शहर को सिसकते हुए, तड़पते हुए। पश्चिम बंगाल अम्फन तूफान की मार से कराह रहा है। जो प्लेन कभी आकाश की ऊंचाई नापते थे, वो पानी में तैर रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट मानो किसी तालाब में तब्दील हो गया है। एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रास्तों पर बर्बादी बिखरी हुई है। कोलकाता में बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़कर धराशायी हैं। तूफान के आने के पहले तक कलकत्ता क्लब खूबसूरत दिखता था, मगर तूफान आने के बाद यहाँ लगे सारे पेड़ धराशायी हुए और ये बदरंग हो गया। सैकड़ों की तादाद में पेड़ सड़कों पर पड़े हैं, रास्ते बंद हैं,
पेड़ों को काटकर रास्ता खोलने की कोशिश में जुटे हैं एनडीआरएफ के जवान। कोई पेड़ किसी दुकान पर गिरा है, कोई किसी के मकान पर गिरा है, कोई पेड़ गरीबों के अरमान पर गिरा है और कोई किसी की जान पर गिरा है। दीघा, कोलकाता, 24 परगना और हावड़ा समेत कई जिलों में बर्बादी बनकर गुजरा था अम्फन तूफान। तेज हवाओं के साथ बेहिसाब बरसात ने शहर की सूरत ही बदल दी है। बिजली के खंभे टूट टूट कर रास्तों में पड़े हैं, शहर की बत्ती गुल है और शहर जैसा लग कहां रहा है, वो तो समंदर हो गया है। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, सड़क पर सैलाब उमड़ा है, घरों के भीतर लोगों के सामान पानी पानी है, बेहिसाब परेशानी है। हावड़ा की तस्वीरें हैं ये। टिकियापाड़ा रेलवे यार्ड पानी में डूबता उतराता दिख रहा है। हावड़ा की ही ये तस्वीरें दिलों को दरकाने वाली हैं। कहीं पेड़ गिरा तो कहीं घर जमींदोज हो गया है, कहीं पेड़ के नीचे दबकर किसी ने जान दे दी, कहीं घरों में घुस आए पानी को उलीचने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तो कहीं घरों में तैर रहे हैं सारे सामान। शहर के सिसकने की ऐसी एक नहीं, हजारों तस्वीरें हैं। अकेले बंगाल में 72 लोगों को ये तूफान लील गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवार को 2 लाख की मदद का ऐलान किया है। 57 আর 15 72 72 জন নানাভাবে কাজ পড়ে বা বিদ্যুতের তার পড়ে বা কোনোভাবে মারা গেছেন বাড়ি পড়ে, তাদের পরিবারগুলোকে সমবেদনা জানাবার আমাদের কোনো ভাষা নেই। दुर्योग तो दुर्योगी। मृतकों के परिवार की मदद से उन्हें कुछ राहत जरूर मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह से अम्फन आया और तेज हवाओं ने कोरोना के इस संकट काल में बंगाल में बर्बादी मचाई, वो दर्दनाक है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दीघा, आज तक। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। आपको ताजा आंकड़े दिखा देते हैं, अपडेट बता देते हैं, जो कि अब से कुछ ही देर पहले आंकड़े जारी किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना केस में 6000 मरीजों का इजाफा हुआ है। पहली बार है जब एक दिन में इतने मरीज बढ़ गए हैं। कोरोना के कुल केस अब 1,18,000 के पार पहुंच गए हैं। इनमें 48,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 3,500 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। 3,583 मरीजों की मौत हुई है, 3,234 ठीक हुए हैं। कुल मामले 1,18,447। ठीक हुए मरीजों की संख्या 48,534। और अब बात बस किराए को लेकर राजस्थान और यूपी में छिड़े विवाद की करेंगे। राजस्थान ने कोटा में छात्रों के लिए बस भेजने के एवज में यूपी सरकार को खर्च का ब्यौरा भेज दिया है, तो बीजेपी ये कह रही है कि मदद की असलियत अब सामने आ चुकी है। राजस्थान सरकार ने यूपी की योगी सरकार को 36,36,664 रुपए का बिल भेज दिया है। बल्कि बिल तो पहले ही भेज दिया था, अब याद दिलाया जा रहा है कि भुगतान अभी तक नहीं हुआ, जल्दी कीजिए। मामला कोटा में फंसे यूपी के छात्रों को वापस भेजने में हुए खर्च का है। वैसे तो योगी सरकार ने सैकड़ों बसें कोटा भेजी थी, लेकिन कुछ बसें कम पड़ गई और सभी बसों में राजस्थान परिवहन निगम ने डीजल भी भरवाया था। अशोक गहलोत इसका सारा खर्च योगी सरकार से वसूलना चाहते हैं, लेकिन वसूली के नोटिस मिलने पर बीजेपी भड़क गई। राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दनादन ट्वीट करने शुरू कर दिए। पहले ट्वीट में संबित पात्रा ने लिखा, कोटा में यूपी के 10,000 छात्र फंसे हुए थे। योगी सरकार ने 560 बसें भेजी उन्हें लाने के लिए। मालूम पड़ा 12,000 बच्चे हैं। यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार से फतेहपुर झांसी सीमा तक 70 बसों की सहायता ली। प्रियंका वाड्रा जी की राजस्थान सरकार ने आज 36 लाख का बिल भेजा है। वाह मदद। पात्रा इतने पर ही नहीं रुके, एक चेक की फोटो डालकर उन्होंने फिर से ट्वीट किया, कोटा से उत्तर प्रदेश के छात्रों को वापस लाते समय यूपी की कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई। दया छोड़िए, आधी रात को दफ्तर खुलवाकर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने
यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया। वाह रे मदद। अब भड़कने की बारी कांग्रेस की थी। मोर्चा संभाला राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने, जो इनके निदेशक है राजशेखर जी, उन्होंने पत्र लिखा और फोन पर बात करके रिक्वेस्ट की कि हमारी उत्तर प्रदेश की बसें स्टूडेंट को लेने के लिए कोटा गई हुई है, उनको डीजल की जरूरत है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उनमें डीजल डलवा देना, डीजल का हम पेमेंट बाद में कर देंगे। बात में दम साबित करने के लिए राजस्थान सरकार ने यूपी के परिवहन विभाग की वो चिट्ठी भी मीडिया में जारी कर दी, जिसमें राजस्थान सरकार से खर्च का ब्यौरा मांगा गया था। ये चिट्ठी 27 अप्रैल को लिखी गई थी। गहलोत सरकार कह रही है कि हमने खर्च नहीं मांगा, लेकिन सिर्फ डीजल का पैसा मांगा है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने उनको बसें भी उपलब्ध करा दी। स्टूडेंट आपके उत्तर प्रदेश पहुंच गए, वो स्टूडेंट थे और उसके लिए हमने कोई पैसा मांगा नहीं, आपके यहां से ही आया कि हमें डीजल डलवा दीजिए। तो ये जो परिवहन निगम दोनों आपस में एक दूसरे के डीजल डलवाते हैं तो एक दूसरे को पैसा देते हैं। दरअसल सारा फसाद यूपी से बैरंग लौटी कांग्रेस की बसों को लेकर है और इसमें मोहरा बनाया जा रहा है कोटा मामले को। कांग्रेस जताना चाहती है कि उसने छात्रों के लिए योगी सरकार की निस्वार्थ मदद की थी और यही काम मजदूरों के लिए करना चाहती है, लेकिन राजनीति के चलते योगी सरकार ने बसें लौटा दी। दूसरी तरफ बीजेपी ये जताना चाहती है कि कांग्रेस मदद के बहाने सिर्फ राजनीति खेल रही है और कोटा में पैसे लेकर की गई मदद को एहसान की तरह पेश कर रही है। जयपुर से शरद कुमार और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं, शरद कुमार हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुमार अभिषेक का रुख करेंगे। कुमार, पहले तो कांग्रेस ने कहा कि निस्वार्थ भाव से हम सेवा करना चाहते हैं, फिर अब ये बिल किस बात का है? ये डीजल का बिल है या टोटल बसों का बिल है? इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि मदद के नाम पर दरअसल यहां पर माइलेज कमाने की योजना है। देखिए नेहा, ये दरअसल दोनों बिल है। पहला जो 19 लाख का बिल सरकार ने पैसे दिए हैं, दरअसल वो बसें हैं जो उत्तर प्रदेश से अपने छात्रों को लाने गई थी और उसका डीजल राजस्थान में भरवाया गया था। वो 19 लाख रुपए से ज्यादा के जो बिल है उसी रात आरटीजीएस कराए गए। उसके बाद जो तमाम बसें जिन तमाम बसों की जरूरत पड़ी उत्तर प्रदेश सरकार को, जिसे उन्होंने राजस्थान सरकार से लिया था परिवहन की बसों को, उन बसों से भी जो छात्र हैं वो उत्तर प्रदेश भेजे गए, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि उन्होंने 70 बसें ली थी राजस्थान सरकार से, जिससे आगरा और झांसी बच्चे लाए गए और उन बसों के 36,36,00,000 रुपए के बिल दिए गए हैं, जिसका भुगतान अभी बाकी है। यानी कि तेल का भुगतान हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ जो गाड़ियां आई हैं उसका भुगतान होना बाकी है। देखिए नेहा, इसको उस परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है जब आज से 2 दिन पहले जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर जो सियासत शुरू हुई थी, जिसमें राजस्थान के परिवहन की 1000 बसें वहां लगाई गई थी और मजदूरों को मुफ्त में उत्तर प्रदेश में भेजने की जो बात हुई थी और जिस पर इतना बवाल मचा था, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तरीके से राजनीतिक रूप से उसको जवाब देने की कोशिश की है और वो उन तमाम बातों को रखा है कि जो छात्र हैं जब वो कोटा से लाए जा रहे थे तब उत्तर प्रदेश सरकार, तब राजस्थान सरकार किस तरीके से तेल और बसों के पैसे वसूल रही थी। नेहा, ठीक है, शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस पूरे विवाद में दरअसल कोटा मामला कैसे जुड़ गया, और अगर कोटा मामला अब जुड़ गया है तो इस पर कांग्रेस क्या जवाब दे रही है? देखिए, बस की राजनीति है ये। एक तरफ आप बता रही हैं कि देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे नेताओं को राजनीति से फुर्सत नहीं है। मजदूरों के नाम पर होते हुए कोटा चले गए हैं और फिलहाल राजस्थान सरकार मुफ्त में मजदूरों को तो भेज रही है, लेकिन कोटा का पैसा क्यों मांग रही है, पूछने के लिए हम सीधे परिवहन मंत्री हमारे साथ है राजस्थान के प्रताप सिंह खाचरियावास जी। आप मजदूरों को भेज रहे हैं और कोटा के बच्चों का पैसा क्यों मांग रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं राजस्थान में, पूरे राजस्थान में जो भी मजदूर रहते हैं, पूरे देश के मजदूर, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश को, कहीं के भी हो, यहाँ पे श्रमिक बसें लगाइए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर पहुँचाते हैं, पैसे हम खुद खर्च करते हैं। कोटा के बच्चों का, और जहाँ तक कोटा के बच्चों का मामला, आप ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने राजस्थान की सरकार से रिक्वेस्ट की, उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम बोर्ड है, उन्होंने राजस्थान के राज्य पथ परिवहन निगम जो रोडवेज है हमारा, उनसे बात की और इन्होंने कहा कि हमारी बात हो गई है कोटा कलेक्टर से, हम हमारे बच्चों को लेने जा रहे हैं। पूरे देश के बच्चे कोटा में पढ़ते हैं, ठीक है आप लेने आ जाइए। वो बसें जब लेकर आए
तो वहां से वापस उन्होंने एक लेटर भेजा 18 अप्रैल को, और ये कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है। अच्छा, उन्होंने लेटर मांग लिया कि आप इन बसों में डीजल डलवा दीजिए। डीजल डलवा दिया राज्य पथ परिवहन निगम राजस्थान रोडवेज ने। जब डीजल डल गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद उनका फिर वापस फोन आता है कि हमारी बसें और कम पड़ गई, हमें बसें भी दे दीजिए। तो हमने 100 बसें भी दे दी उस वक्त, और चले गए। उसके बाद 27 अप्रैल को एक लेटर आता है जो हमारे पास है, मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है, और मैंने वो लेटर की कॉपी भी डाल दी है। जब बीजेपी के लोगों ने इस तरह की छोटी राजनीति की, वो जब लेटर आता है तो उसका 27 अप्रैल को एक लेटर और आता है कि आपने जो हमारे बच्चों को यहाँ भेजा था और जिन गाड़ियों में डीजल डलवाया था राज्य पथ परिवहन, कौन लिखता है? उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम, जिसमें बीच में सरकार कहीं नहीं आ रही, ना उत्तर प्रदेश ना राजस्थान से, दोनों तरफ के बोर्ड। आप हमारे को बिल बनाकर भेज दीजिए, क्योंकि हम जो झांसी और आगरा बच्चे आए थे उनका बिल पेमेंट करना चाहते हैं। उसको देखिए, आप सुनिए, और हमने बिल भेज दिया, उन्होंने पेमेंट भेज दिया। ये स्थिति है। देखिए, बस के नाम पर जो है राजनीति यूपी और राजस्थान के बीच चल रही है। प्रियंका गांधी की बस को लेकर हुई, अब कोटा को बस को लेकर हो रही है। फिलहाल नेताओं को कोविड से ज्यादा बस की राजनीति की चिंता है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किस तरीके से कोरोना संकट से देश में बने हालात को लेकर आज विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। सोनिया गांधी की अगुवाई में होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 18 दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। बैठक में कोरोना से निपटने और मजदूर संकट को लेकर मोदी सरकार के तौर तरीकों पर सवाल दागने की तैयारी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे बड़े नेता अपने अपने तरीके से लॉकडाउन में होने वाली मुश्किलों और मजदूरों के पलायन को लेकर कई दिनों से सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कोरोना संकट के दौर में आज पहली बार सारा विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार के सामने आवाज बुलंद करेगा। आज दोपहर 3 बजे विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सोनिया गांधी करेंगी विपक्षी बैठक की अगुवाई। बैठक में 18 पार्टियों के नेता होंगे शामिल। जाहिर है, विपक्ष के किसी भी मंच पर अगर सोनिया होंगी तो कमान उन्हीं के हाथों में होगी। लेकिन उनके अलावा इस बैठक में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और ए.के. एंटनी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेताओं के अलावा बैठक में ममता भी रहेंगी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद शामिल होंगी। बाकी नेताओं में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सीताराम येचुरी, हेमंत सोरेन, अजीत सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और स्टालिन के नाम हैं। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक या उमर अब्दुल्ला में से कोई शामिल हो सकता है। जो जिस प्रकार का एटीट्यूड इस सरकार का है, तो विपक्षी दलों को भी एक कुछ न कुछ एक राय मशवरा करके और एक मत जाना चाहिए कि देश का जो बहुमत है, जो कोई विपक्ष में है, वो उसकी आवाज़ क्या है, उसकी आवाज़ को भी सुनना चाहिए। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान मोदी सरकार को घेरने की जिम्मेदारी सीपीएम के सीताराम येचुरी को सौंपी गई है। येचुरी बाकी सभी विपक्षी दलों की ओर से जो साझा मांग मोदी सरकार के सामने रखने वाले हैं वो ये है, गरीबों के खाते में हर महीने 7,500 रुपए जमा किए जाएं। गरीबों को हर महीने 10 किलो अनाज 6 महीने तक दिया जाए। प्रवासी मजदूरों को घर तक मुफ्त में पहुंचाया जाए। श्रम कानून से जुड़े सभी बदलाव वापस लिए जाएं। फसल खरीदी और खाद बीज का तुरंत इंतजाम हो। कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों को फंड दिया जाए। सरकार का विरोध करने वालों को टारगेट करना बंद हो। जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई हो। दिलचस्प ये है कि केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी इस विपक्षी बैठक से दूर रहेंगे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के भी शामिल होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो एकजुटता भले ही न दिखे, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दल देश के सामने ये संदेश देने की भरपूर कोशिश करेंगे कि कोरोना संकट के दौर में गरीबों और मजदूरों की चिंता सरकार से ज्यादा उन्हें है। दिल्ली से पौलमी के साथ आज तक ब्यूरो। आनंद पटेल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, विपक्षी दल के कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? समाजवादी पार्टी की ओर से कोई यहाँ पर शामिल होगा या नहीं, या बीएसपी की ओर से इस पर कोई इंफॉर्मेशन मिली है? देखिए, जो जानकारी आ रही है कांग्रेस की तरफ से, उसमें जो प्रमुख दल है जो नहीं आएंगे उसमें बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। लेकिन ममता बनर्जी इस मीटिंग में शामिल होंगी। साथ ही साथ शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे और संजय राउत इसमें शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के एक संगठित विपक्ष का रूप देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और विपक्षी दलों की आवाज को मजबूत करने की कोशिश है। साथ ही साथ ये आवाज उठाने की कोशिश की जाएगी जिस तरीके से पिछले 2 महीनों में लॉकडाउन के दौरान सरकार ने जो
आर्थिक और सामाजिक मसलों को हैंडल किया है जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान, उस पर एक विपक्ष की सशक्त आवाज बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हालांकि हमने देखा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने लगातार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की है, या फिर उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से बायस की बात की है केंद्र की तरफ से, तो ये सारे मसले आज की बैठक में उठाए जाएंगे। 3 बजे ये बैठक शुरू होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करेंगे चीन की, क्योंकि पहले चीन ने आंखें तरेरी, फिर हेलीकॉप्टर भेजकर डराने की कोशिश की, और फिर जब बात नहीं बनी तो बातचीत के रास्ते पर आ गए हैं। बात कर रहे हैं चीन की, क्योंकि गालवान नाला विवाद में दोनों देश के बीच फील्ड कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हो चुकी है। सरहद पर कभी अपने फौजी हेलीकॉप्टरों को तो कभी अपने सैनिकों को भेजकर भारत को उकसाने की कोशिश करने वाले चीन की अक्ल अब ठिकाने आ गई है। गलवान नाला विवाद में जब डराने के हथकंडों से काम नहीं चला तो चीन ने फील्ड कमांडर स्तर की बातचीत को मेज पर आने में ही भलाई समझी। तनाव खत्म करने के लिए दौलत ओल्डी बेग सेक्टर में फील्ड कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हो चुकी है। दरअसल रणनीतिक रूप से अहम गालवान नाला क्षेत्र में पिछले कुछ समय से भारत सड़क निर्माण संबंधी कार्य कर रहा है, लेकिन चीन को ये चुभ रहा है। भारत को डराने के लिए पिछले दिनों उसने भारतीय पेट्रोलिंग पॉइंट तक हेलीकॉप्टर भेज दिए। हालांकि उसकी ये चाल भारत के सामने नहीं चली। देखिए, ये सिचुएशन थोड़ी अभी डेंजरस है। गलवान वैली जो है वो 1962 की लड़ाई में भी सबसे पहले जो स्कर्मिशेस या मुठभेड़ हुए थे वो गलवान वैली में ही शुरू हुए थे और अरुणाचल के साइड में शुरू हुए थे। गलवान वैली एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है भारत की फोर्सेस के लिए, और चाइना हमेशा इसको इस एरिया से भारतीय फोर्सेस को पीछे धकेलने की कोशिश करता है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सैटेलाइट मॉनिटरिंग और खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि चीन ने अपनी फौज को लाने ले जाने और उनके लिए जरूरी साजो सामान की सप्लाई के लिए गालवान नदी के करीब भारतीय पेट्रोलिंग पॉइंट के निकट सड़कों का जाल बिछा रखा है। लेकिन जब सरहद की हिफाजत के लिए अपनी सीमा में भारत यही कर रहा है तो इसे इस पर आपत्ति हो रही है। सूत्रों के मुताबिक LAC पर चीन के नापाक गतिविधि बढ़ने की वजह से ही भारत को भी उस इलाके में सड़कों का नेटवर्क बेहतर करने पर मजबूर होना पड़ा है। हाल के दिनों में LAC पर चीन की हिमाकत बढ़ी है। 5 मई को लद्दाख के पेंगोंग झील क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। पहली बार इस तरह की झड़प में दोनों देशों के सैनिक जख्मी भी हुए थे। इसी तरह की झड़प सिक्किम सेक्टर में नाथुला पास के पास भी हुई थी। हो सकता है कि ये एक्शंस चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे भारत के अगेंस्ट हो, चाहे साउथ चाइना सी में जो उनकी इंक्रीजिंग नेवी की मूवमेंट्स हो रही हैं, ये सब एक्शंस जो हैं वो दुनिया और वर्ल्ड की पावर्स को का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है। बहरहाल तनाव को देखते हुए दोनों तरफ से इलाके में फौज की मौजूदगी बढ़ा दी गई है, लेकिन उम्मीद है बातचीत से तनाव हल्का हो जाएगा। भारतीय एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि चीन ने अपने इलाके में सड़कों का जाल बिछा लिया है और चीनी सेना के हेलीकॉप्टर लगातार इस इलाके में गश्त करते नजर आते हैं। ऐसे में यही कहना होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन मौजूदा हालात में भारतीय एजेंसियों और सेना की कोशिश है कि इस मुद्दे को बातचीत से सुलझा लिया जाए। मैं जीतनेगी दिल्ली आज तक। उद्धव ठाकरे सरकार मुंबई में कोरोना को कैसे कंट्रोल करेगी, अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या है सरकार का एक्शन प्लान? क्या न्यूयॉर्क की तर्ज पर मुंबई अब बनती जा रही है? कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने आज तक को इन सारे सवालों के जवाब दिए। किस तरीके से मुंबई इस पूरी कोविड की लड़ाई के साथ जीतने की कोशिश कर रही है, हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर है जो खुद इस फैसिलिटीज पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं आदित्य ठाकरे से। आदित्य जी, जिस तरीके की ये फैसिलिटी तैयार की जा रही है वो देखते हुए आप क्या कहेंगे कि कितनी बेड्स हम तैयार कर पाएंगे और कब तक ये तैयार होगा? मैं हूँ, फिर जो मेरे कलीग है असलम शेख जी है वो है, हम सारे लोग, राजेश टोपे जी घूम रहे हैं, हम सारे लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स उपलब्ध हो। आपने देखा होगा CM साहब की जो सूचना थी उसके ऊपर डोम
600 बेड्स का है, फिर BKC 1000 बेड्स का है। वैसे ही हम काफ़ी सारे ऐसे रेस कोर्स है, विलिंगडन क्लब है, इन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने हमें खुद की जगह दी है। तो लगभग पहले फेज़ में 9000 बेड्स हम उपलब्ध कर पाएंगे, ये हमारी आशा है, ये हमारी कोशिश है। तो मतलब अगले महीने तक मुंबई में 9000 बेड्स और उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें अस्पताल के बेड्स भी होंगे, क्वारंटाइन फैसिलिटी के भी होंगे और ICU भी उसमें शामिल। बिल्कुल, जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है वो CC1 होती है, CC2 आइसोलेशन बेड्स है। हम ऑक्सीजनेशन भी दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह काफ़ी सारी मशीनें हैं वो लगा रहे हैं। ICU बेड्स हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। मेयर साहिबा भी है, म्यूनसिपल कमिश्नर है, ये सारी एक पूरी टीम बनी हुई है और हम सब इसी काम में जुड़े हुए हैं। मुंबई के आंकड़े बढ़ ही रहे हैं, उस पर अभी छुपाने की बात नहीं है, सब लोग देख ही रहे हैं। कई लोग मुंबई को न्यूयॉर्क से कंपेयर भी कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि द वे न्यूयॉर्क इज फॉर US, द मुंबई इज बिकमिंग फॉर इंडिया। हाउ विल यू टैकल दीज थिंग्स, because the numbers are rising, the beds are in less availability, people are finding it difficult to get themselves admitted. How this will be tackled? सबसे पहले तो नंबर्स से डरने की बात नहीं होती, क्योंकि जब भी एपिडेमिक होता है या कम्युनिटी स्प्रेड होता है तब जितने नंबर्स आप ढूंढ सको, आइसोलेट कर सको और फिर उनको ठीक कर सको, मुझे लगता है उसमें सक्सेस होती है। नंबर्स कम है ज़्यादा है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। तो वो हमारे सारे वार्ड ऑफिसर्स कर रहे हैं, सारे हेल्थ ऑफिसर्स कर रहे हैं, सिर्फ मुंबई में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। सारी सर्वेलेंस हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन हो, टेम्परेचर चेकिंग हो, ये सारी टीमें हमारी लगी हुई है। तो हम एक्टिवली अभी केसेस को चेस करें। ऐसा नहीं है कि हम केसेस के लिए वेट कर रहे हैं, हम उनके पीछे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ यही रही कि अब जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ाने की कोशिश है, एम्बुलेंसेज रेट्रोफिट की है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। लगातार कुछ तस्वीरें आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो ज़्यादातर टारगेट में आ जाते हैं कि बाहर पैसेज में लोग पड़े हुए हैं, कई जगह पे जो डेड बॉडीज़ हैं उनके बगल में उनको रखा गया है, मॉर्चुरीज पूरी तरीके से फिल है। डर इस बात का है कि क्या हाथ से सिचुएशन निकली जा रही है, क्या बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है? आप क्या कहेंगे गार्डियन मिनिस्टर? बिल्कुल नहीं लगता, हमारी पूरी टीम्स इसमें लगी हुई है। जो भी सोशल मीडिया पे आता है हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इमीडिएटली एक्ट करते हैं। हर जगह BMC के सारे जो अफसर है, पुलिस के अफसर है, ये सारे काम में व्यस्त है और ये इतने ही देख रहे कि किसी भी नागरिक को तकलीफ ना हो, चाहे वो माइग्रेंट लेबर क्यों ना हो या फिर मुंबई कर या थाने कर या सोलापुर कर क्यों ना हो, हमारी टीमें सारी जगह लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, ये ग्लोबल पैंडेमिक है, थोड़ी तकलीफ तो होने वाली है क्योंकि दुनिया लॉकडाउन में है, देश लॉकडाउन में है, महाराष्ट्र लॉकडाउन में है, तो गुड सप्लाईज ये थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, लेकिन मेडिकल रिस्पॉन्स हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। क्या जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है, BMC के हॉस्पिटल्स है, उन पर जो लोड है उसको कम करने के लिए फैसिलिटीज़ बनाई जा रही है? खास बिल्कुल, वो तो पहले से रहा है, जितने हम बेड्स बनाए उतना कम पड़ते हैं क्योंकि हमारे देश की तो आबादी काफ़ी बड़ी है, लेकिन जितने भी हम बफर बेड्स कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि पहले फेज़ में 9000 बेड्स कर रहे हैं, वो भी काम शुरू है। व्हाट चेंजेस यू थिंक शुड बी मेड नाउ? 2 महीने के बाद अगर ये स्थिति है, इसके अलावा क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है? क्या जो सिस्टम है उसको एक बार फिर उसको ठीक करने की जरूरत है? ये जो पूरी एक वायरस की समस्या है ये हमारे हैबिट्स पे भी काफ़ी निर्भर करती है। जैसे हमने अभी मास्क पहने हुए, लेकिन मास्क खोलते वक्त कैसे खोलते, मुंह को हाथ ना लगाए, हाथ साफ रखें, सैनिटाइज करते रहे। ये पर्सनल हाइजीन, पर्सनल डिसिप्लिन कितना होता है, मुझे लगता है इस पर काफ़ी सारा निर्भर करेगा। जो मैं पहले से कहता आया हूँ कि ये पोस्ट कोरोना वर्ल्ड जो है, पोस्ट कोरोना दुनिया जो है, वो कैसे रहेगी ये हम पे निर्भर करता है। मुंबई से हमने देखा बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स निकल के जा रहे हैं, आपने भी देखा होगा हाईवे से लोग चल के जाते हैं और अभी भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं। इसको क्या कहेंगे, मतलब क्या किस सरकार के ऊपर हम कह सकते हैं कि क्या मजदूरों में वो आस्थापना नहीं रही कि जिसके वजह से मजदूर? मुझे लगता है कि अभी किसी पे उंगली उठाने का वक्त नहीं है, अभी पॉलिटिकल एक्यूजेशन ये तो सारी चीज़ें होते रहेंगी बाद में। अभी उनको मदद कैसे कर सके, उनको यहाँ जो लोग हैं ट्रेनों में कैसे उनको वहाँ भेज सके, या फिर जिनको अपने अपने गांव जाना है कैसे क्या करना है, मुझे लगता है अभी उसी पे फोकस करें। पॉलिटिकल बातें तो बाद में भी होती रहेगी। आज सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक होनी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक SP और BSP बैठक में शामिल नहीं होंगे। साथ ही खबर यह भी है कि कांग्रेस ने आप को बैठक के लिए न्योता ही नहीं भेजा है। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम विपक्षी दल के नेता जुड़ेंगे और प्रवासी मजदूरों की जो समस्या है उस पर चर्चा की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।